हे गाइस, वेलकम टू अनुशालाज समरी सीरीज। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को। ये चैप्टर हमें समझाना चाह रहा है, सबसे पहले तो पूछता है कि भाई इलेक्शन की नीड क्या है। इलेक्शन डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, और डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से ही बनती है। ठीक है, ये हमें सिंपल से एक डेफिनेशन किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने, राइट। 9th स्टैंडर्ड में इसकी रेलेवेंस काफ़ी कम है, क्योंकि हमने चैप्टर 1 और 2 में ऑलरेडी देख लिया है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी उसके फीचर से ही डिफाइन होती है, राइट। चलो, अब क्या ये पॉसिबल है कि डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के हो जाए? हाँ है। डेमोक्रेसी के दो टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जहाँ की संख्या कम है, पॉपुलेशन जहाँ की काफ़ी कम है, डाइवर्सिटी काफ़ी कम है, वहाँ पर ये कोशिश की जा सकती है कि बिना इलेक्शन के लोगों से उनकी मर्जी पूछी जाए और उस मर्जी के अकॉर्डिंग पॉलिसी फॉर्मेशन कर लिया जाए। लेकिन हमारी कंट्री इंडिया जो इतनी बड़ी है, इतनी पॉपुलस है और साथ में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है, जिसके लिए हमें इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर इलेक्शन का पर्पज़ क्या है? इलेक्शन का पर्पज़ है रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना। ठीक है, बिना इलेक्शन के हो सकता है? बिना इलेक्शन के क्या हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं? हाँ, उसको सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी को भी रैंडमली चुन लिया जाए या किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया जाए और उसके बेसिस पर लोगों को चुन लिया जाए, उनको लड़ना ना पड़े, उनको इलेक्ट ना होना पड़े। ठीक है, तो उसको आप सिलेक्शन कहेंगे, राइट। लेकिन बेस्ट क्या है? बेस्ट है इलेक्शन। क्यों? क्योंकि ये फेयर चांसेस देता है सारे लोगों को इलेक्ट होने के, रिप्रेजेंटेटिव बनने के। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स पर अगर इलेक्शन होते रहता है तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग जो होती है, लीडर्स को चेंज करने की जो पॉसिबिलिटी है, वही अपने आप में फ्री एक जस्टिसेबल मैनर में रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का तरीका है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है? इट लीड्स टू ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन अपने आप में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी को बताता है। और वो भी इलेक्शन कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, तभी तो वो कहेंगे एक तरीके से सही मायने में इलेक्शन है। अदरवाइज अगर मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो वो डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हर व्यक्ति के पास एक वोट है और उस वोट की वैल्यू सेम है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का भी एक पार्ट है। मस्ट ऑफर रियल चॉइस टू दी वोटर्स, वोटर्स के पास एक रियल चॉइस प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 ऑप्शन रख दिए या 4 ऑप्शन अपनी मर्जी के रख दिए फिर पूछा कि इनमें से चूज़ कर लो। नहीं, उसके पास सफिशिएंट ऑप्शंस, सफिशिएंट चॉइसेस होनी चाहिए। चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। डिसाइडेड होना चाहिए कि कितने कितने साल के बाद इलेक्शन होगा। जैसे हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, तो हमें पता है कि भाई अगर व्यक्ति ने 5 साल में ढंग से काम नहीं किया, हम जज कर लेंगे और उसके बाद हम उसको चेंज करने की ताकत रखते हैं। कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय पीपल शुड गेट इलेक्टेड। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं उसको ही इलेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्शन कुछ करा लिया और फिर आप अपनी मर्जी से किसी और व्यक्ति को चुन ले रहे हो, राइट। शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। ये हम ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ों में डिसाइड कर चुके हैं कि मैल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए या डर्टी ट्रिक्स यूज़ नहीं होनी चाहिए इन सारी चीज़ों में। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं, इतना तो आसान है नहीं। ठीक है, अगर इतना आसान होता तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बीच में आते हैं, जैसे कि यूजिंग मनी टू टेक अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। जो निर्दलीय या छोटी पार्टी होती हैं उनके ऊपर या उनके सामने बड़ी पार्टीज़ जिनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा फंडिंग है, या जो थोड़े से वेल्दी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा मेंबर्स उसके, उन लोगों को अनड्यू एडवांटेज कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं अपनी कैंपेनिंग्स में। ठीक है, अब फॉर्मली लगाएं या इनफॉर्मली लगाएं वो अलग बात है। क्रिमिनल कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनके कहीं ना कहीं क्रिमिनल कनेक्शंस हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उन सब के चलते ये अनफेयर मीन्स को यूज़ करने में मदद कर देते हैं उनकी। देन सम फैमिलीज डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज़। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जहाँ पर एक के बाद एक डायनेस्टीज ऐसे काम हो रहा है कि एक ही फैमिली को बिलोंग करने वाले लोग उस पार्टी को बार बार लीड कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जो नए लोग हैं या ऐसे लोग जिनमें कैपेबिलिटीज़ हैं उनको सामने आने का मौका नहीं मिल रहा। तो ये भी कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने से बचा रहा है, रोक रहा है। फिर रेयर डिफरेंस, नो रियल चॉइस। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कहने को हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन सारी पार्टीज़ लगभग एक जैसा काम कर रही हैं, सारी पार्टीज़ लगभग एक जैसी आइडियोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। अगर एक फ्री में सामान बांट रहा है, उसके बेसिस पर वोट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टी भी तो वही कर रही है। तो बेसिकली कहने को चॉइसेस हैं बट देयर इज़ नो रियल चॉइस।
स्मॉलर पार्टीज सफ़र डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टी। स्मॉलर पार्टीज़ क्यों? क्योंकि एक तो उनके पास फंडिंग कम होगी, उनकी पॉपुलैरिटी कम होगी, जिसके चलते उनको बड़ी पार्टी से कम्पीट करना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। कोई भी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री जो बहुत सारी पार्टीज़ को एंटरटेन कर रही है, बहुत सारी पार्टीज़ वहाँ पर कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन, उसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मल्टी पार्टी सिस्टम है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होगा, जिसको आप इलेक्टोरल कंपटीशन भी कह सकते हैं, राइट। अब इसके कुछ ऑब्वियसली मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। जैसे कि मेरिट्स देखते हैं, प्रोवाइड विजिबल चॉइसेस, हमें दिखता है साफ साफ कि अच्छा इतनी सारी पार्टीज़ हैं, हम जिसको मर्जी चाहे उसको वोट दे सकते हैं। ठीक है, वर्क्स बेटर इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब लंबे समय में अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो एक तरीके से ये वोटर को बहुत सारी चॉइस प्रोवाइड करा रहा है कि आप इसको नहीं उसको, उसको नहीं उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी मजबूरी है कि हम एक के साथ टिके रहें। मोटिवेट्स टू वर्क बेटर देन अदर्स। ठीक है, और मल्टी पार्टी सिस्टम है तो कहीं ना कहीं स्कोप ज़रूर होता है कि लोगों की नज़रों में आप आ पाएंगे। ठीक है, अगर आप उनसे अलग काम करते हैं, बाकी पार्टी से थोड़ा अलग कुछ करना चाहते हैं, तो स्कोप है कि आपको नोटिस किया जाएगा। डिमेरिट्स देखें अगर हम, सेंस ऑफ डिसयूनिटी, मतलब इतनी सारी पार्टीज डिवाइडेड हैं कि कॉमन पीपल भले वो किसी एक पार्टी के एक्टिव मेंबर हों या नहीं हों, बट वो कहीं ना कहीं अपने आप को पार्टीज़ के बेसिस पर क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, पार्टी के जो फॉलोअर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिसयूनिटी वो लेकर आता है। फैक्शनलिज्म की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के चलते, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें फैक्शंस, छोटे छोटे सेक्शन बन जाते हैं, लोग अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं और पार्टी के हिसाब से काम करने लग जाते हैं। ठीक है, पार्टीज़ के पीछे आपने देखा ही होगा कई बार लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं कि हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं, आपने हमारी पार्टी को ऐसे कैसे कह दिया, ये सारी चीज़ें। फॉल्स एलिगेशन, ये सिर्फ मल्टी पार्टी सिस्टम का डिमेरिट नहीं है, ये एक ज़्यादा पॉपुलेशन होने का, किसी भी तरीके से अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेट कर रहे हैं उसको, तो वहाँ कहीं ना कहीं फॉल्स एलिगेशंस आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, एक दूसरे को पीछे करने के चक्कर में डिफेमेशन करते हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं, ये सब चलता रहता है, राइट। व्हाट शुड बी डन, तो क्या करना चाहिए अगर मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा भी है और बुरा भी है, तो जो बुराई है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स शुड बी फंक्शनल ऑन ग्राउंड बाय द पीपल देमसेल्व्स। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो अच्छा काम कर रहे हैं या जो अच्छे लीडर्स हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड होना चाहिए, और जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन क्या गवर्नमेंट ये पनिशमेंट देगी या क्या जुडिशरी ये पनिशमेंट देगी? देखो, अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में आ रहा है या सिविल रिकॉर्ड्स में आ रहा है तो जुडिशरी ऐसा काम कर सकती है, लेकिन वाकई एक सही जज कौन होगा उनका? जनता खुद। ठीक है, अगर आप खुद अवेयर हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं, आप सोशली अवेयर हैं, तो आप खुद ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट दे सकते हैं, बाय गिविंग देम वोट और बाय नॉट गिविंग देम वोट। ठीक है, तो अगर सिटीजन्स अवेयर हैं, वोटर्स अवेयर हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ढंग से काम करना पड़ेगा। अगर हम मूर्ख बनते रहेंगे तो हमें मूर्ख बनाया जाता रहेगा। ठीक है, चलो अब इंडियन इलेक्शंस की बात करते हैं। इलेक्शंस दो प्रकार के हैं, जनरल इलेक्शंस, बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या है, जो हर थोड़े समय में, हर रेगुलर इंटरवल में होते हैं, जैसे हर 5 साल में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसको आप कहेंगे जनरल इलेक्शंस। ठीक है, तो बाई इलेक्शन क्या है? बाई इलेक्शन मतलब कोई एक सीट या 1 या 2 सीट अगर वेकेंट हो जाती हैं, किस वजह से? जो व्यक्ति, जो लीडर वहाँ पर था उसकी डेथ हो गई, उसने रिज़ाइन कर दिया, या वो किसी वजह से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इन सारे कारणों के चलते अगर कोई 1 या 2 सीट खाली हो जाती हैं, तो जब उन स्पेसिफिक सीट्स पर आप इलेक्शन कराते हैं दोबारा, ठीक है, उनको फिल करने के लिए, दैट इज़ नोन एज बाई इलेक्शन, राइट। अब देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। इलेक्शन होगा कैसे? पूरा जो एरिया है जहाँ पर इलेक्शन कराना है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, टेरिटोरियल एरियाज़ में, छोटे टेरिटोरियल एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाएगा, और हर उस एरिया को कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, हर उस एरिया को क्या कहा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंसी। कोशिश ये की जाती है कि जिस भी एरिया में इलेक्शन हो रहा है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस हिसाब से बांटे कि लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अप्रॉक्सीमेटली सेम पॉपुलेशन हो, इक्वल पॉपुलेशन हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट एक आदमी इधर ज़्यादा है तो उसको काट के इधर फेंक दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है 19-20 चल जाएगा, लेकिन बहुत वास्ट डिफरेंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच में नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये होती है आपकी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करके रखा जाता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इस पर्टिकुलर एरिया से कौन जीतेगा। कोई SC पर्सन, कोई ST पर्सन, कोई OBC पर्सन, या कोई ट्राइबल पर्सन, जिसके लिए भी आप विमेन। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी को किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए
क्या करके रखा है, रिजर्व करके रखा है, तो हम उसको कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करके रखा जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, या कॉन्स्टिट्यूएंसी बांट कौन रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटने का, रिजर्व करने का काम होता है डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। और ये कौन सी बॉडी है, ये इलेक्शन कमीशन के अंडर एक काम करने के लिए बॉडी बनाई गई है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या करती है, डिवाइड करती जाती है, राइट। और पॉपुलेशन का सारा हिसाब रखने के बाद, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कब डिवाइड किया जाएगा, सेंसस के बाद, जनगणना के बाद, राइट। चलो वोटर्स लिस्ट की बात अगर हम करते हैं, वोटर लिस्ट क्या है, वो लिस्ट है, इसको इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, जिसमें जितने भी वोटर्स एलिजिबल हैं वोट देने के, उनका नाम जोड़ा जाता है, और जो एलिजिबल नहीं है उनका नाम हटाया जाता है। कौन नहीं है एलिजिबल, ऑब्वियसली जिन लोगों की हो गई है डेथ, ठीक है, अगर वो नहीं है तो उनका नाम हटाया जाएगा। या मान लो कि आप जिस एरिया के जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वोटर थे, अगर आप वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और, तो आपको वहाँ की वोटर लिस्ट से नाम हटवा के दूसरी जगह की वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक डेटा है, एक लिस्ट है, जिससे गवर्नमेंट को ये पता रहता है कि कितने लोग किस एरिया से वोट कर रहे हैं, ठीक है। चलो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर आप 18+ हो चुके हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट में सरकार अपने आप जोड़ देती है, ठीक है। EPIC क्या है, EPIC बेसिकली ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एक पेपर, अ पीस ऑफ पेपर आपको दिया जाता है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि आपके डिटेल्स होते हैं, आपकी फ़ोटो लगी होती है और आपका एरिया बताया जाता है कि आप किस एरिया के कौन से पोलिंग बूथ में जाके वोट देने वाले हैं। इलेक्शन के पहले ये आपके पास आ जाता है, जब आप इलेक्शन में वोट देने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर अपना कोई भी एक ID प्रूफ लेकर जाना पड़ता है, और EPIC। अब EPIC क्योंकि अभी कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो नहीं भी ले जाओगे तो चलेगा, बट धीरे धीरे हो सकता है कि समय के साथ इसको कंपलसरी कर दिया जाए। चलो कॉमेंट में आप मुझे EPIC का फुल फॉर्म बताएंगे, पता होना चाहिए आपको। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, मान लो मैं अभी वोटर हूँ, अगर मैं 18+ हूँ तो मैं वोटर हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मुझे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है और उसमें मेरी एज 25 ईयर्स या उससे अबव होनी चाहिए, तभी मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ, ठीक है। तो वोट देने के लिए एज 18, कैंडिडेट बनने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए एज मिनिमम 25, ठीक है। अब नॉमिनेशन में जो फॉर्म मैं भरूंगी, ठीक है, उस फॉर्म में मुझसे जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी वो मुझे सही सही फिल करनी पड़ेगी, और इसके साथ मुझे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी भरना पड़ता है, ठीक है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों है, ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं उनको पहले ही एलिमिनेट किया जा सके। अगर मुझे मिनिमम 6%, ठीक है, अलग अलग होता है, अगर मुझे मिनिमम 6% ऑफ वोट्स नहीं मिले तो क्या होगा, ये मतलब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने भरा है वो मुझे वापस नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो वो मुझे वापस मिल जाएगा, ठीक है। चल अब इलेक्शन कैंपेन क्या है, अब भाई ठीक है मैं इलेक्शन में खड़ी हो गई, लेकिन मैं इलेक्शन में खड़ी हूँ, मैं क्या करूँगी, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ये लोगों को कैसे पता चलेगा, मुझे वोट कैसे मिलेंगे। जब तक मैं किसी को बताऊँगी नहीं तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बताना लोगों को, अपना प्रचार करना ही क्या है, इलेक्शन कैंपेन। जब कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा है तो वो जाकर दूसरों को बता रहा है कि भाई मैं आपके लिए ये करने वाली हूँ, मैं वो करने वाली हूँ, अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं आपके लिए ये फैसिलिटीज़ दिलवाऊंगी, ठीक है, आपको इस एरिया में आगे बढ़ने मिलेगा, यहाँ पर प्रोग्रेस होगी, ये सारा कुछ बताने का काम इलेक्शन कैंपेन में होता है, राइट। 2 वीक पीरियड बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग यानी जिस दिन वोट होती है, उतने के बीच का जो 2 हफ्ते का समय होता है उसको अलग से कैंपेनिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। हैव टू फॉलो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और इसके समय आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या जिसको आप हिंदी में आचार संहिता कहते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मतलब सर्टेन रूल्स बनाए जाते हैं कि भाई ये लिमिटेशन है आपकी, इसके अंदर रहकर आप कैंपेनिंग कर सकते हैं, इसके बाहर कोई भी एक्ट अगर आपका निकलता है तो आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ना फॉलो करने के लिए चार्जेस आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। कोई तो बॉडी होगी, सरकार को तो ये काम दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार ऑलरेडी कुछ लीडर से भरी हुई है ना। अब अगर मान लो हमने ये काम सरकार को ही दे दिया तो चांसेस ये है ना कि वो दोबारा से कोशिश करेगी वो खुद ही जीत जाए, वही सारे लीडर्स, वही सारी पार्टीज जीत जाए। तो उसको एक फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी इंडिपेंडेंस उतनी ही है जितनी जुडिशरी एंजॉय करती है, ठीक है। तो जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है वैसी ही सेम इंडिपेंडेंस किसके पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, ताकि सही में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करा सके, राइट। और CEC क्या है, देखो इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, एक होता है इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2
इलेक्शन कमिश्नर है, राइट। तो ये 3 लोग मिलकर क्या करते हैं, कंसेंसस के बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उसकी ज़्यादा पावर है, वो सिर्फ एक लीड बना है, लेकिन ये 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। अगर मान लो तीनों इलेक्शन कमिश्नर अलग अलग बात करें तो 2 जिस बात पर सहमत होंगे उस बात को माना जाएगा, ठीक है। भले ही ऐसा हो कि 2 इलेक्शन कमिश्नर कोई बात पर सहमत है और एक नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, तो भी मेजॉरिटी 2 के हिसाब से ही डिसीजन लिया जाएगा, राइट। नॉट अकाउंटेबल टू प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट। इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होने के बाद गवर्नमेंट को या इवन प्रेसिडेंट को भी अकाउंटेबल नहीं है, उससे नहीं पूछा जा सकता कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, क्यों, क्योंकि वो उसके पास इंडिपेंडेंस है वहाँ पर काम करने की, ठीक है। चलो ये हो गया पूरा इलेक्शन का प्रोसीजर। पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या है, किस तरीके से इलेक्शंस को और बेहतर बनाया जा सकता है, या हमारी जो पूरी प्रोसीजर है, हमारी डेमोक्रेसी को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। जितना ज़्यादा लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, हम सिटीजन्स जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, जितना अवेयर होंगे, उतना ज़्यादा हमारी डेमोक्रेसी अच्छे से काम करेगी और उतना कम हमें धोखा दिया जा सकता है बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स, ठीक है। कम बेवकूफ़ बनाया जा सकता है हमें, अगर हम अवेयर हैं तो। और अगर हम अवेयर नहीं हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों में उलझा कर जो बड़े मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा सकता है, ठीक है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन में हम देखें तो भाई विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट, इसके लिए भी काम कर रहा है कि हम विमेन को अलग से रिप्रेजेंटेशन दें, विमेन के लिए सीट्स अलग से रिजर्व कर दें, ताकि विमेन ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पार्टिसिपेट करें। कुछ सीट्स हमने SC STs के लिए, OBCs के लिए भी रिजर्व करके रखी हैं, ताकि उन सेक्शन से भी लोग आकर पॉलिटिकली एक्टिव हो सकें, ठीक है, और खुद को रिप्रेजेंट कर सकें, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे कि भाई वो इस कंट्री का एक हिस्सा है जहाँ पर उनकी बात सुनी जा रही है, उनके लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या ज़रूरी है, लोगों के बीच में क्या फैलाई जाए, अवेयरनेस, ठीक है। तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग वोट दे रहे हैं उसमें से कई ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ वोट दे देते हैं, ठीक है, उतना अवेयर नहीं है चीज़ों के बारे में। तो उनका अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको अपना सही और गलत समझ आना ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज आपने कर लिया है। जितना शॉर्ट हम इसको कर सकते थे उतना हमने शॉर्ट में समझने की कोशिश की। 17 मिनट्स, अगेन ये 15 मिनट से हर बार ऊपर ही हो रहा है, राइट। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स लिख दीजिए। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक अब तो पब्लिक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाएं, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अब तक अगर आपने अनुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।